प्रतीक जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक जी, आपने क्या ठान लिया है कि मुझे कुछ नॉर्मल रोल करने ही नहीं है, हमेशा कुछ हटकर ही करना है? खैर, मैं चाहता तो यही हूँ कि हर बार कुछ नया करूँ, नए नए किरदार और नई कहानियां लोगों तक पहुंचा सकूं। जी। तो मैं तो मतलब इस चीज से बहुत खुश हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो। जी। अभी जो फायर फाइटर्स की हम जब बात करते हैं, तो इनका ना एक तरह सिनेमा में बहुत अनदेखी की गई है। भारतीय सिनेमा में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण है जहां इस तरह की फिल्में या सीरीज बनी है। तो ये बताइए कि ऐसा क्यों है, इनकी क्यों अनदेखी की गई है? आप, क्योंकि आपने किरदार निभाया भी है अभी तक। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमने भी बहुत लोगों से पूछा, जितने लोग इंटरव्यू के लिए आए हमने उनसे भी पूछा कि कभी आपने भी सोचा था क्या। पर एक्चुअली जी। हम सबका यही हुआ है। सो एज ए सोसाइटी आई गेस समवेयर वी फेल टू रिकॉग्नाइज देम। इनको जितना मान जी। सम्मान या जितनी सराहना मिलनी चाहिए थी, और ये जी। चुपचाप एक कोने में बैठ के अपना काम उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही ईमानदारी और बहादुरी से करते ही आ रहे हैं। तो हाँ, मतलब ये अब पूरे समाज को, सोसाइटी को, हम सबको साथ में मिलकर सोचना जी। है इसका जवाब। आपने इस किरदार को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत की, किस तरह की तैयारी करनी पड़ी आपको? खास करके तो एक वो जो उसका था, ट्रेनिंग में जाना बहुत जरूरी था हमें। फायर फाइटर के साथ जो ट्रेनिंग हमने जी। की थी, क्योंकि फायर जी। फाइटिंग इक्विपमेंट जितने भी हैं उन्हें हैंडल करना इतना आसान नहीं है। उसे पकड़ने का एक जी। तरीका है, उसे ऑपरेट करने का एक तरीका है। जी। और हर एक छोटे मोटे चीज जो हम देखते हैं हर जगह पर, उनका क्या उपयोग हो जी। सकता है। तो वो ट्रेनिंग एक बहुत जरूरी थी जो हमने करीबन 3-4 हफ्ता जैसा उनके साथ की थी, यहाँ बाइकला फायर स्टेशन मुंबई में जो है वहां जाके। उसके अलावा जी। दूसरी एक ट्रेनिंग ऐसी थी जहां पर उन्होंने एक पूरा ऑब्स्टेकल मेज जैसा बनाया हुआ है, जहाँ धुआं होगा, जहाँ जी। गर्मी होगी, अंधेरा होगा, और जी। उसमें से रेंगते हुए आपको जी। अपना रास्ता निकाल के बाहर निकलना है। और अपने साथ एक जी। आपका जो साथी होगा उसे खींचते हुए, उसे बचाते हुए बाहर ले जाना है। तो वो सारी चीजें जी। सीखनी ज्यादा जरूरी थी। उससे एक तो जी। फिजिकल ट्रेनिंग तो हुई, उसके साथ साथ एक मानसिक तौर पे भी एक ट्रेनिंग हुई कि जी। ऐसे लोग जब आग में जाते हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी जी। चीज के, कि उन्हें पता भी नहीं है अंदर क्या क्या हो सकता है, तो वो जी। किस हिसाब से अपना दिमाग तैयार रखते हैं, किस हिसाब से अपना मन बनाते हैं, और फिर आग में कूदते हैं। हमने उनके फैमिली मेंबर से काफी बातें की, काफी सारे फायर फाइटर से बातें की। उनके भी कुछ किस्से सुने हमने, कि जैसे कभी बड़ी आग में वो लोग गए हैं और क्या क्या उन्होंने अनुभव किया है। तो उन सारी बातों से किरदार को बनाने में, उसके माइंडसेट को बनाने में, उसकी बॉडी लैंग्वेज को बनाने में बहुत हेल्प मिली। अभी अग्नि जो है प्राइम वीडियो पे अच्छा कर रही है, काफी पसंद भी की जा रही है। तो फिल्म करते समय वो कौन सबसे मुश्किल पार्ट क्या था जो शूटिंग के दौरान आपको फेस करना पड़ा? सबसे मुश्किल पार्ट तो ऐसा था कि जैसे मैंने कहा कि फिजिकली इतना डिमांडिंग था ये पूरा। जी। तो उसमें हम आग पानी धुआं सबके साथ कांस्टेंट शूट कर रहे हैं। वो भी हमारा तो पहले 22 दिन का नाइट शूट था। तो रोज सुबह सेट बनता था, शाम को उसी सेट को हम जलाते थे और उसी पे शूट करते थे। तो जी। इतने सारे वेरिएबल्स के साथ शूट करना। वो जो पीपी किट जो है पूरा उनका, फायर फाइटर्स का, जी। उसका ही वजन इतना ज्यादा होता है, उसमें गर्मी इतनी लगती है। तो मुंबई में हम लोग शूट कर रहे थे जी। जुलाई अगस्त में, बारिश के महीने, और इतनी गर्मी जी। होती है यहाँ। उसमें हमने पूरा सेट एक तो ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर रखा था, उसके अंदर हम पीपी सूट पहन के भाग रहे हैं, दौड़ रहे जी। हैं, लोगों को उठा रहे हैं। तो आई गेस वो फिजिकली बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था एक पॉइंट पे। अब आप अब एक फायर फाइटर बने हैं, ठीक है। फायर फाइटर वो होता है जो ऐसी ऐसी चीज से लड़ता है जो या तो प्राकृतिक होती है या मानव निर्मित होती है। इसमें कोई उसका दुश्मन नहीं होता है। पुलिस वाला चलो गुंडे को मारना है, विलेन को मारना है, कुछ भी रहता है। तो इसके बाद आपका नजरिया किस तरीके से बदला है फायर फाइटर्स को लेके? यार, मैं तो मानता हूँ और मानने लगा हूँ कि वो लोग सुपर हीरो से कम नहीं है। उनके पास कुछ सुपर जी। पावर्स है। बाकी जी। आग को देख के आग में जाने की कौन सोचता है? जी। ऐसे तो किसी इंसान को मैं नहीं जानता। जी। तो ये मतलब अलग ही लोग हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने जानी इसके बारे में, कि वेस्टर्न कंट्रीज में ना फायर फाइटर टर्म यूज होती जी। है। फायर फाइटर्स, दे फाइट द फायर। हमारे यहाँ फायर जी। फाइटर नहीं बोला जाता। हिंदी में, संस्कृत में, मराठी में अग्निशमन दल बोला जाता है। हम अग्नि को शांत जी। करते हैं, बिकॉज इन आर सोसाइटी, या ना हम इंडियन संस्कृति की बात करो, तो उसमें अग्नि को हम देव जी। मानते हैं। जी। तो देव से हम लड़ते नहीं है, हम सिर्फ देव को जी। शांत करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जी। सोच में भी, कि जैसे वो लोग जाते भी हैं, और जितने फायर फाइटर से हम मिले उन्होंने वही बोला कि हम पहले प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम देव को जितना जल्दी हो सके शांत करें। और ये दिस इज सच अ डिफरेंट थॉट।
हंसल मेहता साहब ने आपको स्कैम 92 में हर्षद मेहता बना दिया, अब वो आपको बापू बनाने जा रहे हैं। तो क्या उनके हाथ के साथ उनके साथ इतना एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं आप? मुझे बहुत मजा आता है यार, ऐसे इनफैक्ट ऐसे सारे डायरेक्टर्स जिनके जो खुद भी फियरलेसली काम करना चाहते हैं कि किसी अलग अलग प्रकार की कहानियों को फिल्मों में जी बनाना, अ, ऐसे किरदारों की बात करना जिसका शायद हमने कोई पहलू कभी देखा ही नहीं है या कोई एक ही पहलू देखा है। जी तो ऐसे जी डायरेक्टर के साथ काम करने का तो हर एक एक्टर का सपना होता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि अगर हंसल मेहता और इनफैक्ट राहुल दौड़किया आल्सो फॉर दैट मैटर, जी मतलब अग्नि जैसी फिल्म बनाना, जी। वो आज तक किसी ने नहीं सोचा। तो ऐसे डायरेक्टर के साथ जब काम करने मिलता है तो किसी भी एक्टर का सपना होता है। तो ये कहानियां इस तरह की अलग अलग आप ढूंढ के चुनते हैं या अपना पहुंच जाती हैं आप तक? हाँ प्रतीक जी, इस मैं तरह। तो खुद को मानता हूँ यार कि मैं ऐसी कहानियां कहानियां मुझ तक पहुंचती भी है और मैं इसका हिस्सा बन पाता जी। अभी अभी अगर मैं हूँ। आपको कहूँ ना कि आप धीरे धीरे बायोपिक के उस्ताद बनते जा रहे हैं, तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने हर्षद मेहता किया, ठीक है, अभी आप बापू करेंगे, अभी उसके बाद ज्योतिबा वो महात्मा फुले करेंगे। तो क्या वजह है कि इतना इतना लगाव क्यों है बायोपिक्स के साथ आपका? मैं तो स्टेज पे भी बहुत बायोपिक कर चुका हूँ। ओके। थिएटर में भी मैंने 4 या 5 बायोपिक्स की हैं। मुझे बायोपिक्स में जी मजा ये आता है ना कि वो जो किरदार हैं, जैसे मैं अभी भी किसी से बात कर रहा था कि उनकी जी कहानी, उनका जीवन, बाकी सब कुछ पता होता है, पर उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो किसी को पता नहीं होता। तो उस चीज को जाके कुछ नए सिरे से उस चीज को देखना, वो उन्होंने जो भी किया वो क्या सोच के किया होगा, वो कौन सा जी मोटिवेशन होगा अंदर कि जिसने उनको इस चीज को करने पे मजबूर किया या उकसाया या प्रेरित किया जी होगा। तो मुझे वो जानने में बहुत जी मजा आता है। इट्स अ ह्यूमन स्टोरी है। जी। लेकिन ये टाइम टेकिंग नहीं होता थोड़ा सा कि बायोपिक करना, उसके लिए आपको पूरा बदलना पड़ता है, उस तरह सोचना पड़ता है? हाँ, टाइम टेकिंग तो है, इसमें बहुत टाइम, एनर्जी, बहुत कुछ लगता है, पर मजा भी उतना ही आता है, जी बहुत एक्साइटिंग लगता है ये पूरा। जी। एक शख्स जो अपना थिएटर कर रहा था, गुजराती में काम कर रहा था, अपना सीमेंट से जुड़ी एक कंपनी में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम कर रहा था, तो क्या हुआ कि उसने सोचा चलो यार अब बॉलीवुड में हाथ दिखाते हैं? वो कैसे हुआ ये क्लिक? यार ये तो ना, मतलब बचपन से, जैसे जब से थिएटर करता था तब से दिमाग में था कि जी मुझे एक्टिंग में मजा आता है, मुझे ये किरदारों को बनाने में, कहानियां कहने में बहुत मजा आता है। तो ऑर्गेनिक जी जर्नी ही रही, थिएटर से गुजराती फिल्म से लेके हिंदी फिल्म्स में पहली 2-3 फिल्मों में दोस्तों का किरदार करके फिर ये सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट तक जी पहुंचने में बहुत ही ऑर्गेनिक जर्नी रही। पर जी इंजीनियरिंग भी मैंने उतनी ही पैशन से किया है। मुझे घर से किसी ने धक्का मार के नहीं भेजा था कि इंजीनियर बन के आओ। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में इतना मजा आता है, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जी। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो और फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आपने मतलब 2016 तक जॉब भी की है ना आपने? 2016 सितंबर में जॉब छोड़ी थी। जी जी। क्या वजह रही कि जॉब मतलब लगाव था वो कि मुझे नौकरी करते ही रहना है, मुझे अच्छा लगता है ये काम, क्योंकि एक्टिंग भी कर रहे थे उस बीच में आप? देखिए, जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग में मजा बहुत आता था। पर जी जब मैं मुंबई आया 2004 में इंजीनियरिंग की डिग्री लेके, तो फिर ये सोच के आया था कि सूरत में भी थिएटर करता था, यहाँ के थिएटर जी करूंगा। बहुत सारे ऑडिशन जी दिए, टीवी में कभी कुछ हुआ नहीं, आउटराइट रिजेक्ट हो गया। फिर सोचा कि मुंबई में अगर टिकना है थिएटर करते हुए तो कुछ जी तो करना जी पड़ेगा। थिएटर से उतना पैसा तो मिला नहीं कभी तब। तो फिर मैंने सोचा यार, अपना दूसरा पैशन है ही जी इंजीनियरिंग, उसमें मैं पहले कंसल्टेंट था। मैं कंसल्टेंसी इसलिए ज्यादा करता था कि बीच में गैप में, 2 प्रोजेक्ट के गैप में मैं अपना काम कर सकूं, ऑडिशंस दे जी सकूं, कभी शायद कोई फिल्म मिल जाए। जी उसी कंसल्टेंसी के दौरान एक प्रोजेक्ट हमने जिस कंपनी में किया था, जी तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो तब उन्होंने अप्रोच किया कि व्हाई डोंट यू जॉइन आवर टीम, और फिर 2008 में मैंने जॉब ली। अब मुझे तो वैसे भी बहुत मजा आता था उस फील्ड में, जॉब में, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी, सेफ्टी, ये सब में। तो मैंने मतलब 8.5 साल तो मजे से काम किया। उसके साथ साथ 2 गुजराती फिल्में की, बहुत सारा थिएटर किया। तो 2016 का टाइम ऐसा था जब ऐसा था कि यार दूसरी 2 अच्छी बड़ी कंपनी से ऑफर थे। जी तो या तो जॉब चेंज करके फिर वही करूं, आगे बढ़ूं, या तो फिर यहाँ पर अच्छी फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, छोटे मोटे गुजराती में फिल्मों के ऑफर आ रहे थे, अच्छे प्लेस के ऑफर आ रहे थे, तो या तो ये करूं। अब उस टाइम के बाद दोनों साथ में करना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए 2016 में फिर ये कॉल जी लेना पड़ा कि अब एक बार कूद के देखते हैं पूरा। जी। अभी पिछले 5-6 साल में ओटीटी काफी बड़ा, काफी फला फूला, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल में आपको लगता है कि कंटेंट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं, ऐसा लगता है? वो ये ना, ये पूरा साइक्लिक मैनर में ही चलता है।
आप कहीं भी देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में देखिए, खास करके एंटरटेनमेंट में तो मैंने देखा है कि जब ये ग्राफ ऊपर जाता है थोड़ा रहेगा, फिर जी नीचे वापस ऊपर जाएगा। और इसका ये भी होता है कि मोस्ट ऑफ द जी पीपल स्टार्ट फॉलोइंग ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स आर जी ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड है। मतलब अभी एक प्रकार की कहानियां चल रही हैं तो सब लोग वही बनाएंगे, ऑडियंस जी तुरंत सेचुरेट हो जाएगी दो जी तीन के बाद। तब तक वो जो प्रोडक्शन में है वो तो रिलीज होगा ही, तो फिर आपको लगेगा ये वापस नीचे जा रहा है। सडनली कुछ नया आएगा, फिर लोग उसी को बनाना शुरू कर देंगे। तो हाँ, ये साइक्लिक मैनर में होता है। पर मुझे लगता है ओटीटी का पावर इतना बड़ा है ना कि उस पावर को यूज करना चाहिए, ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, और बेखौफ होके नई नई कहानियां बनाना बहुत जरूरी है यार। बाकी तो अगर ओटीटी भी उस ट्रैप में फंस गया तो बहुत बुरा होगा। जी। अभी अगर हम बात करें फिल्मों की, तो पुष्पा भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई है। तो एक ये चीज बताइए, अभी इस साल अगर हम रिकॉर्ड देखें, सालार, कल की, पुष्पा, साउथ की फिल्मों ने बहुत ही बड़ा कलेक्शन किया है। तो क्या वजह देखते हैं, बॉलीवुड कहाँ कुछ चूक रहा है, आपको क्या लगता है? पता नहीं यार, साउथ में मतलब उन्होंने जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स बनाना या वो वर्ल्ड बनाना उन्होंने बहुत अच्छे से क्रैक किया है। जी बाहुबली से देख रहा हूँ मैं, बाहुबली देख लो आप, उनके दोनों पार्ट देख लो, केजीएफ देख लो, पुष्पा देख लो, ये सारी फिल्में लार्जर देन लाइफ वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, और उसमें भी वो लोग बिलीवेबिलिटी लेके आते हैं, उसमें भी कैरेक्टर्स, उसके जी इमोशंस वो सब लेके आते हैं। सो आई गेस दैट इज लार्जली वर्किंग विद द ऑडियंस, जितना मैं समझ पाया हूँ। जी जी। तो आई गेस वही है जो ज्यादा काम कर रहा है, और उनकी ज्यादातर तो हम कहानियां ना आपको क्या, अपनी जी मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी लेके आते हैं, जैसे कंतारा और सब। जी जी, तो हम आपको आने वाले समय में देखेंगे किसी इस तरह की फिल्म में, साउथ की फिल्म में, लार्जर देन लाइफ फिल्म में? और मुझे तो मजा आएगा करने में काम। वो एक अलग जॉनर है, उसमें भी एक्सप्लोर करना ही चाहिए। जी। प्रतीक जी, हमसे बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। अग्नि समेत आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।